आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वो। तो देखो, ओम्स लॉ पढ़ेंगे हम। ओम्स लॉ क्या है? सबसे पहले किसने डिफाइन किया था ओम्स लॉ को? तो फर्स्टली डिफाइंड बाय जॉर्ज साइमन ओम। ये एक फिजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने ओम्स लॉ को डिफाइन किया था। इन्होंने कैसे, किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ओम्स लॉ को डिफाइन किया? देखो, इन्होंने क्या किया, एक सर्किट लिया। उस सर्किट में सबसे पहले उन्होंने एक बैटरी ली, रेजिस्टेंस लिया जिसका रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लिया, एमीटर लिया, एक की ली। ये एक सर्किट हो गया। इस सर्किट में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक वोल्ट मीटर लगाया रेजिस्टेंस के अक्रॉस V। इसकी रीडिंग उसने नोट की। फिर क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले सिर्फ एक सेल कंसीडर की। एक सेल लेके उन्होंने फिर एमीटर की रीडिंग नोट की। मान लो एक सेल V1 इसकी रीडिंग आती है एक सेल के अक्रॉस, और जब उन्होंने एक सेल ली है उस टाइम पे जो एमीटर में करंट की रीडिंग शो होती है वो मान लो होती है I1। फिर सेकंड केस में उन्होंने क्या किया, दो सेल्स को कंसीडर किया। दो सेल को जब वो कंसीडर करते हैं, मान लो उस टाइम पे रीडिंग शो होती है वोल्ट मीटर में V2, और उस टाइम पे जो करंट है वो होता है I2 एंड सो ऑन। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे ही तीन सेल्स को उन्होंने कंसीडर किया, फिर एमीटर की रीडिंग नोट की, फिर चार सेल्स को किया, फिर एमीटर की रीडिंग नोट की। तो उन्होंने जब ये रीडिंग्स नोट की तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने देखा कि जो रेशियो आता है V का और I का वो कांस्टेंट होता है। मतलब जो वैल्यूज है वो अलग अलग तो आएगी, लेकिन जो उनका रेशियो आएगा V और I को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो रेशियो है वो कांस्टेंट आता है। वैल्यूज डिफरेंट आएगी लेकिन रेशियो हर केस में कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने सबसे पहले किया। फिर क्या किया उन्होंने, अब हमने देखा कि जो वैल्यूज है V/I रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। फिर क्या होता है, जब अगर कांस्टेंट है उस केस में क्या होता है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं ओम्स लॉ की, तो वो एक कांस्टेंट लीनियर ग्राफ आता है, ऐसे स्लोप में आता है ये कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर्किट में उतना ही ज़्यादा करंट हमें मिलेगा। फिर देखो, V/I जब करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। मतलब जब प्रोपोर्शनल का साइन हम यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे एक R आ जाएगा। R जो है ये कांस्टेंट है, तो V = RI हो जाएगा। और जब I को इधर लेके आते हैं तो V/I = कांस्टेंट आ जाता है जो कि R है, और R हमारा रेजिस्टेंस है। तो V = IR हो जाएगा। V = R × I। तो ये है ओम्स लॉ। R है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, और ये रेजिस्टेंस है ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, वेरी करता है, ये फिक्स नहीं होता है सब कंडक्टर्स के लिए। तो रेजिस्टेंस को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब है ये चार्जेस के फ्लो को रोकता है। मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा सर्किट में, करंट उस सर्किट में उतना ही कम फ्लो करेगा, जस्ट बिकॉज इट इज़ द प्रॉपर्टी विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। और जो इसकी SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, वो होती है ओम, क्योंकि ये सर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, उन्हीं के नाम पे इनकी SI यूनिट भी ओम ही पड़ गई। फिर क्या होता है, देखो R को अगर इस रिलेशन से हम निकालना चाहे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी देखना चाहे, तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा I, इधर आएगा V/I हो जाएगा, और ये हो गया R = V/I। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अगर हम SI यूनिट की टर्म्स में रेजिस्टेंस को डिफाइन करें कि 1 ओम क्या होता है, तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 ओम हो जाएगा, रेजिस्टेंस की जगह हमने 1 ओम कर दिया, फिर V की जगह 1 वोल्ट कर दिया, I की जगह 1 एम्पियर कर दिया। तो जब ये सारी की सारी मैग्नीट्यूड क्वांटिटी जो है ये 1 हो जाएगी, तो उस केस में रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 1 ओम। एक बार रिपीट करते हैं हमने जो अभी पढ़ा है क्या है। देखो, ओम्स लॉ को हमने देखा, सर जॉर्ज साइमन ओम ने ओम्स लॉ को डिफाइन किया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि अलग अलग जब सेल्स लेते हैं तो अलग अलग सेल्स के जो सेल्स लेने के बाद जो हमारी एमीटर रीडिंग आती है वो अलग अलग आएगी, लेकिन जो उनका रेशियो आता है वो कांस्टेंट आता है। मतलब V/I रेशियो जो है वो कांस्टेंट आएगा। तो ये तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर यहाँ पे उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब दी ओम्स लॉ की, तो उन्होंने क्या देखा कि V और जो I है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो ग्राफ है वो इस तरीके से लीनियर आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। अगर ग्राफ से हम देखें, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम रिमूव करते हैं तो इसकी जगह एक R आ जाता है। R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आती है हर मटेरियल के लिए। तो V = IR हो जाता है, यही हमारा ओम्स लॉ है।
आर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जो क्या करती है, चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करती है, मतलब रोकती है। चार्जेस को रोकता है, रेजिस्टेंस कहने का मतलब है किसी भी मटेरियल का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, चार्जेस उस मटेरियल से उतने ही कम फ्लो करेंगे। मतलब जो आर और आई है वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। डायरेक्टली में क्या होता है कि जितना एक क्वांटिटी जितनी ज़्यादा आएगी उतनी ही ज़्यादा दूसरी क्वांटिटी आएगी, लेकिन इन्वर्सली में क्या हो जाता है, अगर एक क्वांटिटी ज़्यादा आती है तो दूसरी क्वांटिटी उतनी ही कम हो जाती है। तो वही है रेजिस्टेंस जो कि आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। यहाँ से अगर हम देखें R इज इक्वल्स टू वी बाई आई है, इस रिलेशन से हमने निकाला है R इज इक्वल्स टू वी बाई आई ये। और यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, I और R दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी। और 1 ओम को हमने डिफाइन किया कैसे, 1 ओम इज द क्वांटिटी व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम सर्किट विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। हाँ तो देखो I इज इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, सब ओम्स लॉ से ही हमने निकाला है, क्योंकि ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल्स टू आई आर। जितने भी हम एक्सप्रेशन लिखेंगे वो सारे इसी एक्सप्रेशन से हमने निकाले हैं। तो यहाँ से I अगर हम निकालेंगे तो I क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, R इधर आपके डिवाइड में हो जाएगा, तो I हो गया V बाई आर। और यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो I और R है वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक क्वांटिटी ज़्यादा कब होगी जब दूसरी क्वांटिटी कम होगी। तो वही है कि करंट थ्रू ए रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर देखो अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग होता है, ये कौन से एक्सपेरिमेंट से हम देख सकते हैं। एक सर्किट हम लेते हैं जिसमें एमीटर है A, यहाँ पे ये जो गैप है इसके अंदर हम एक कंपोनेंट तो लेते हैं बल्ब, इसकी जगह एक बार तो हम लगाएंगे बल्ब, क्या लगाएंगे, बल्ब। और एक बार इसके जो ये गैप है इसके अंदर एक बार हम लेंगे वायर जो कि नाइक्रोम की बनी हुई होगी, और ये हमने बैटरी ली है जो 3 सेल्स की बनी हुई है, ये की है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, एक बार तो इस गैप में हम बल्ब को लगाएंगे, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो 10 वोल्ट है चाहे कितना भी पावर होगी कुछ इसकी। तो इसको जब लगाते हैं फिर हम एमीटर की रीडिंग शो करेंगे कि बल्ब को जब हमने लगाया है तो एमीटर की रीडिंग क्या शो होती है। फिर दूसरे केस में क्या करते हैं, ये जो नाइक्रोम वायर है उसको लगाएंगे, बल्ब को यहाँ से रिमूव कर देंगे। जब नाइक्रोम वायर को यहाँ पे लगाते हैं उस केस में फिर देखते हैं कि एमीटर की जो रीडिंग है वो क्या शो हो रही है, ठीक है। फिर क्या ऑब्जर्व होता है इस एक्सपेरिमेंट से, क्या रीडिंग्स शो होती है कि जो अलग अलग मटेरियल हमने लगाए हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स लगाए हैं, उन दोनों कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग जो वैल्यू है करंट की वो भी अलग अलग मिलती है। कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग रेजिस्टेंसेस शो करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग होगा तभी जो करंट है वो भी अलग अलग आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस और जो करंट है वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रॉम दिस इट इज फाउंड दैट करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जो करंट है अलग अलग मटेरियल्स का वो तो क्या देखा एक्सपेरिमेंट से कि जो करंट है वो अलग अलग मेजर होगा इस एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है अलग अलग कंडक्टर्स का, मटेरियल्स का, वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। फिर देखो रेजिस्टेंस पे हम वापस आ जाते हैं। रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है जिनके ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो देखो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही इसको हम डिफाइन करते हैं। कैसे, यहाँ पे एक सेल है, एमीटर है, की है, ये करंट की डायरेक्शन है। सबसे पहले क्या लेते हैं, एक नाइक्रोम वायर है, ये जो थिन वायर है बिल्कुल, वो लगाएंगे। सेकंड केस में क्या लगाएंगे, जो सेम नाइक्रोम वायर लगाएंगे, लेकिन इस केस में जो उसकी लेंथ है वो डबल हो जाएगी। मतलब पहले केस में जो वायर की लेंथ है वो L रहेगी, दूसरे केस में लगाएंगे हम 2L हो जाएगी। तीसरे केस में हम नाइक्रोम वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो एरिया है थोड़ी हमने जो थिक दिखाई हुई है वायर, वो हो जाएगा, मतलब जो एरिया है वो इंक्रीज कर देंगे हम वायर का। फोर्थ केस में क्या लेंगे, नाइक्रोम वायर की जगह हम एक कॉपर वायर ले लेंगे। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट से क्या शो हुआ कि जब नाइक्रोम वायर की लेंथ L है तब एमीटर की रीडिंग क्या आती है। जब उसकी लेंथ हम 2L कर देते हैं तो उस टाइम पे एमीटर की रीडिंग क्या आती है। जब उसका एरिया हम बढ़ा देते हैं उस टाइम पे एमीटर की रीडिंग क्या शो होती है। और जब हम मटेरियल ही दूसरा ले लेते हैं, मतलब नाइक्रोम की जगह अगर हम कॉपर वायर लेते हैं तो उस टाइम पे रीडिंग क्या आती है। तो क्या आती है, रीडिंग्स कुछ इस तरह से आती है।
जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। फिर सेकेंड है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। मतलब जब हमने एरिया यहाँ पे बढ़ा दिया था वायर का तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो कहने का मतलब क्या है, क्योंकि I जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो I कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम हो रही है तो I ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एरिया को जब हम बढ़ाते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों, तो बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो गया, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो जो करंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस कम होगा यहाँ पे तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को मान लो इनको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, इसको दे देते हैं सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या देखते हैं, जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L बाई A, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। फिर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहाँ से जब रिमूव करते हैं तो इसकी जगह पे एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, जो ओम्स लॉ में भी हमने देखा था। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, उस केस में रेजिस्टेंस आया था, यहाँ पे आ जाएगी रो, और ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी। ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। तो ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया पे और नेचर ऑफ द मटेरियल, इन तीनों चीज़ों पे जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर। ओम मीटर कैसे आई, देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, रो क्या हो जाएगा यहाँ से R A इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, L अपॉन में आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या होती है मीटर। 1 मीटर कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बच गया यहाँ पे, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी ओम मीटर। देखो फिर कुछ फैक्ट्स है रिगार्डिंग रेजिस्टिविटी। क्या, मेटल्स एंड एलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी। जो मेटल्स होते हैं और एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, और रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फिर जब इंसुलेटर्स की बात करते हैं, जैसे ग्लास हो गया, रबर हो गया, ये इंसुलेटर्स होते हैं, तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनमें से जो करंट है वो पास नहीं होता है क्योंकि रेजिस्टिविटी इनकी बहुत हाई होती है। फिर देखो, फिर जो R है और रो है, मतलब रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है, ये दोनों टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर को हम अलग अलग करेंगे, वेरी करेंगे, तो उस टाइम पे ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये भी अलग अलग आएगी। फिर है जो एलॉयज होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इसलिए इनको हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं मतलब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, बर्न नहीं होते हैं इजीली, इसलिए इनको हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। जैसे हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, ये हीटअप होंगे, गर्म हो जाएंगे, लेकिन बर्न नहीं होंगे, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। देखो रिपीट करते हैं एक बार क्या क्या था इसमें। करंट और रेजिस्टेंस दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओम्स लॉ से ही हमने यहाँ पे निकाला है ये। फिर एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि अलग अलग मटेरियल्स जो है, बल्ब लिया था, नाइक्रोम वायर ली थी, अलग अलग मटेरियल्स जब यूज़ करते हैं तो करंट की वैल्यू अलग अलग आती है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग होता है अलग अलग मटेरियल्स का। फिर हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और एक होता है नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का नेचर कैसा है। इन तीनों चीज़ों पे जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है यहाँ से। तो ये आ जाएगा R इज रो L बाई A। रो होती है हमारी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर, वो हमने अभी निकाल के बताई थी कैसे होती है। मेटल्स और एलॉयज की लो रेजिस्टिविटी होती है, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी हाई होती है, इसलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। R और रो टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। एलॉयज जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इसलिए इनको हीटिंग एलिमेंट्स में यूज़ करते हैं। हमने आज ओम्स लॉ के बारे में रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये पढ़ा। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। एक बार खुद से देखना, खुद से करना, कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर वो करते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट हम करेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल।